स्पेशल रिपोर्ट में शुरुआत करेंगे सलमान खान से, क्योंकि सलमान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार सलमान खान अपनी फिल्म को लेकर के नहीं बल्कि एक घड़ी को लेकर के चर्चाओं में। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने राम मंदिर वाली घड़ी पहनी थी जिस पर काफी हंगामा हुआ था और अब इंदौर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई है। क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं? आखिर इस सवाल कैसे उठा, इस रिपोर्ट में देखिए। सलमान की घड़ी पर क्यों बवाल? कोई नसीहत, किसी का न्योता। हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है और ट्रोल किए जाने का कारण है उनकी घड़ी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलमान खान की अयोध्या से जुड़ी भगवा घड़ी पहने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और अब सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का न्योता मिला है। इंदौर के श्री महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने सलमान खान को सनातन धर्म में आने का निमंत्रण दे दिया है। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना, वो कोई धर्म थोड़ना है। उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए और आप गले में भी राम का पहनिए। अभी तो हाथ में पहनी है, हम आपको गले में भी राम नाम का दुपट्टा उड़ाएंगे। अरे आपके माध्यम से हम उनको बोल रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे और आपको सनातन धर्म की जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके और आपको सनातनी बनाएंगे। सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का निमंत्रण को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सलमान खान को न्योता मिलने पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो राम लोगों के दिल में है, जब भी हिंदुस्तान का सीना फाड़ कर देखा जाता है तो बजरंगबली की तरह हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर राम और जानकी दिखाई देती है। इसलिए अब राम से अलग ना तो हिंदुस्तान को किया जा सकता, ना हिंदुस्तानियों को किया जा सकता। अशफाकुल्लाह ने खा के मुसलमानों का मजाक उड़ाया, अब्दुल हमीद ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया। अरे मुसलमानों, तुम्हारी शान शौकत बढ़ाई। किसी भी कलाकार को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। देश के कलाकार देश की संपदा है, देश की विरासत है। उनको धार्मिक आधार पर बांटने वाले लोग देश में बंटवारा करना चाहते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। सलमान खान सर्वमान्य अभिनेता हैं, सभी धर्म और सभी समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। बता दें कि सलमान खान जिस घड़ी को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, उस घड़ी की कीमत लगभग 61 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें भगवान राम की तस्वीर के साथ राम मंदिर बना हुआ है। वहीं इन सब विवाद के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल दोपहर को 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और सरकार ने इसके लिए 8 घंटे की चर्चा का वक्त तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया और अब इंतजार है कि सदन में जब ये बिल रखा जाएगा, आखिर कौन इसके विरोध में होता है, कौन पक्ष में होता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले कह दिया कि हम इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। अब निर्भर है जेडीयू पर भी, तो जेडीयू भी अब ये माना जा रहा है कि बिल के पक्ष में जो है वोटिंग करेंगे और ये आसानी से बिल पास हो जाएगा, इस तरह की चर्चाएं हैं। वहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ये तय किया गया है कि इस बिल पर लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी और विपक्ष मांग कर रहा था कि कम से कम 12 घंटे की चर्चा इस बिल को लेकर के की जाए, जिससे सारी बातें इसमें आ जाएं कि क्या इसके पक्ष में है, क्या इसके खिलाफ हैं। हालांकि सरकार ने सभी के पक्ष में यह बिल को बताया है
और ज्यादातर नेताओं की तरफ से अपने बयानों में यह भी कहा गया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्त की मांग है कि वक्फ में संशोधन हो, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया 1955 के बाद लगातार ये बिल अब चला रहा है, लेकिन अब इसमें समय के साथ तब्दीली होनी जरूरी है। तो वहीं औरंगजेब की कब्र वाला विवाद आरएसएस को भी नामंजूर है। अब तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। संकेत ऐसा है कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाएगी, लेकिन औरंगजेब और उसके कब्र का महिमा मंडन भी बर्दाश्त नहीं होगा। यह खास रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब आलमगीर फिल्म छावा से उठा औरंगजेब का मुद्दा। आक्रांता के महिमा मंडन से होते हुए उसकी कब्र को हटाने की मांग तक पहुंचा और ऐसा समय भी आया कि सैकड़ों साल से अमन पसंद शहर नागपुर जल उठा। नागपुर में हिंसा की साजिश की जांच जारी है, लेकिन औरंगजेब की जिस कब्र को लेकर ये तूफान उठा था, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 2 टूक संदेश आ गया है। औरंगजेब की कब्र वहीं रहनी चाहिए जहां पर वो है। उनकी वहां मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहां बनी हुई है। जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाएगा। बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही ASI ची प्रोटेक्टेड कबर आहे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। इससे पहले भी आरएसएस की ओर से औरंगजेब के मुद्दे को तवज्जो न देने की बात कही गई थी। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जाहिर है जो इशारा मिल रहा है उससे तो साफ है कि क्रूर मुगल बादशाह की कब्र फिलहाल वहीं रहने वाली है। हालांकि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। तो वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की मांग को लेकर दंगे भड़क उठे हैं कि पीएम केपी ओली ने नेपाल में भड़की हुई हिंसा को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर आरोप लगाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजशाही की मांग, नेपाल में भड़की हिंसा। काठमांडू की सड़कों पर उतरी सेना। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर हिंसा भड़काने का आरोप। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक दंगों में बदल चुके हैं। राजधानी काठमांडू और कई दूसरे देशों में हुए दंगों में 2 लोगों की मौत हो गई और 110 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। राजशाही की मांग करने वाले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी इस हिंसक प्रदर्शन को हवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ते देख नेपाल सरकार ने काठमांडू में सेना तैनात कर दी और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन प्रदर्शनों को साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। संबंध स्थापना भएको पैसा प्रधानमंत्री ओली ने संसद में बोलते हुए दावा किया कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने देश में सामाजिक अशांति फैलाने के लिए उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन्होंने बैंक के ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। केपी शर्मा ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह ने अपने घर पर अराजक तत्वों को बुलाकर एक तथाकथित कमांडर नियुक्त किया जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था। इन दंगों के दौरान नेपाल के तिनकुने क्षेत्र में हिंसा चरम पर पहुंच गई। बवाल करने वालों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल निगम के डिपो को भी निशाना बना लिया। यही वजह है कि पीएम केपी ओली ने इसे आतंकी प्रदर्शन से जोड़ दिया है। ये घटनाएं राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसलिए दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने देश में एक बार फिर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री ओली की चेतावनी और सेना की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं? क्या नेपाल एक बार फिर राजशाही की ओर लौट रहा है? जो भी हो, लेकिन हर चुनौती का सामना नेपाल की आम जनता को एक बार फिर से करना पड़ रहा है। और इसी बीच बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर माडिया गांव के ढाणी में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और इस आग की तेज लपटों में ढाणी जलकर खाक हो गई है। आग में घरेलू सामान, नकदी, जेवरात, कपड़े भी जले हैं और दमकल की टीम को जैसे ही जानकारी मिली है, टीम मौके पर पहुंची और इस आग को बुझा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी जानकारी यह कि आग लगने से माडिया गांव के ढाणी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें भी सामने आई है, हालांकि अब आग को बुझा लिया गया। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये आग लगी थी और अचानक जो है अब वो आग ने पूरी की पूरी इस ढाणी को अपने आगोश में ले लिया। जो छप्परपोश मकान बना हुआ था वो जल करके खाक हो गया है और इस दौरान इसमें रखा हुआ सामान भी जल गया है। क्योंकि दिन में सूरज के जो तेवर इस वक्त दिख रहे हैं उससे तो राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, भयंकर लू का सामना करना पड़ेगा। लू के समय में भी इजाफा हो सकता है। पूर्वी यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, तो वहीं राजस्थान में भी लू का घातक असर देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल की गर्मी की चुभान आपको याद होगी, लेकिन क्या इस बार भी प्रचंड गर्मी लोगों का जीना मुहाल करने वाली है? इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम बदल गया था। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं मार्च में भी दिन के समय में पारा चढ़ता हुआ दिखा। अब अप्रैल की शुरुआत भी हो चुकी है। जून आते आते गर्मी क्या हाल करेगी, ये सोचकर अभी से पसीने आ रहे हैं। अगर पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या होगा? मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी से राहत मिलने के तो बिल्कुल भी आसार नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 महीनों में गर्मी के मौसम के दौरान देश के 16 राज्यों में लू चलने का अलर्ट है। लू चलने के दिनों की संख्या भी बढ़ने वाली है, जो औसत से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। 10 से 11 दिन लू चलने की आशंका है। यूपी के पूर्वी इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। खास करके देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में लू वाले दिनों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे में आईएमडी के अनुसार अप्रैल की शुरुआत से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो सकता है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो मुश्किल भी काफी हो रही है। महीने में इतनी गर्मी इससे पहले शायद नहीं हुई बीते वर्षों में। नहीं, बीते वर्षों में हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है। प्लस ये है कि सूरज के जो एम्पियर है बहुत ज्यादा है। गर्मी कितनी पड़ रही है और कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस गर्मी का? सर गर्मी तो बहुत पड़ रही है। मुकाबला तो ठंडी चीजें से खाने से ही हो रहा है, पीने से हो रहा है, जूस पीने से राहत मिल रही है। अभी तो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई गर्मी ये जारी रहेगी। अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे।
सर कोई आसार नहीं है, बस जूस पी पी के अपना मुकाबला कर रहे हैं गर्मी से, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बढ़िया पड़ रही है। ऊंचा जो चेहरे पे होना सर पे आ गया। हाँ जी, क्या करें क्या करें। मौसम तो अभी ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। उत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव का असर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है। आमतौर पर इन 3 महीनों में 4 से 7 दिन तक लू चलती है, लेकिन अब इसमें इजाफा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल अलग अलग राज्यों के लू के कुल 536 दिन दर्ज किए गए थे, जो 14 साल में सबसे ज्यादा थे। फरवरी में झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 29 मार्च को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री रहा। 30 मार्च को 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं 31 मार्च को 35 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। सातवें आसमान पर है। लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई जूस पीकर इस गर्मी को मात दे रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई बेल का रस पी रहा है और कोई कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीकर इस गर्मी को मात देने में जुटा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं और कूल कूल लिखा हुआ है, मसाला सोडा, वाइट सोडा सहित अलग अलग ड्रिंक्स, अलग अलग पेय पदार्थ पीकर लोग इस गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये गर्मी फिलहाल जारी रहेगी। पहाड़ों में अगर मौसम बदलता है तो 21 तारीख से इस तापमान में थोड़ा कमी आ सकती है। ज़रूरी काम से निकल रहे हैं वो मुंह में कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं या फिर अपने आप को सेफ करके ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर बाजार में देखिए गमछे कितने बिक रहे हैं और गर्मी में ऐसा लगता है कि कपड़ों का रंग भी बदल गया है। लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, लाइट कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं और यहाँ देखिए गमछे कितनी तादाद में बिक रहे हैं क्योंकि लोग अपने फेसेस को कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आप आगे आइए जरा और ये बताइए कि आजकल गमछे की डिमांड ज़्यादा हो गई है क्या? ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं गमछे? हाँ, गमछे गर्मी के कारण रेट भी बढ़ गए हैं, और गमछे का रेट क्या हो गया? गमछों का रेट तो समझो जैसे जो हमारे को पहले 20 रुपए का आता था वो 25 रुपए का। मौसम विभाग की माने तो अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 2 से 3 अप्रैल तक तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। 8 अप्रैल के बाद तापमान 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। वहीं 4 और 5 अप्रैल को 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन इसके चढ़ते तापमान पर ब्रेक नहीं लगेगा। जाहिर है आने वाले दिन आसान नहीं है, जिससे प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।